हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरिओम सिंह है। मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पे स्वागत करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान क्या है तथा राज्य व्यवस्था क्या है, इसमें अंतर क्या है, पहले हम यह देखते हैं। पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, फिर इसके बाद अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 1-2 क्लासेस में हम पहले बेसिक देखेंगे, फिर इसके आगे हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अपने। तो आइए, भारतीय संविधान क्या है। कोई हमसे अगर ये पूछता है कि संविधान किसे कहते हैं, तो हम यह बता सकते हैं कि संविधान ऐसे प्रावधानों का समुच्चय है जिसके अनुसार हम किसी देश का शासन चलाते हैं। तो संविधान क्या है? प्रावधानों का समुच्चय जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। जब हम बात शासन की करते हैं तो यह शासन के बाद का मतलब यह होगा कि सार्वजनिक जीवन के शासन से। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जीवन की, जब हम बात करेंगे जीवन की, तो जीवन 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन। तो जीवन कितने प्रकार का होगा? एक हो गया आपका निजी जीवन या व्यक्तिगत जीवन, एक आपका हो गया सार्वजनिक जीवन। ठीक है। तो संविधान क्या है? संविधान प्रावधानों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके अनुसार हम किसी देश का शासन चलाते हैं। जब शासन की बात करी जाती है तो सार्वजनिक जीवन के शासन से होगा जीवन, व्यक्तिगत जीवन या सार्वजनिक जीवन हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, राज्य व्यवस्था की ओर। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। जब बात हम राज्य व्यवस्था की करते हैं तो संविधान का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे या उससे संबंधित विषय, इन सभी का समग्र रूप, एक सम्मिलित रूप राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। तो राज्य व्यवस्था किसे कहेंगे? जो मुद्दों का या विषयों का जो समग्र रूप होगा उसे हम राज्य व्यवस्था कहेंगे। ठीक है। तो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? जब संविधान का हम प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, विषयों का समग्र रूप हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसके तत्व कौन कौन से होंगे? तात्पर्य यह है कि हाँ, कौन कौन से मुद्दे या जो ये विषय होंगे या कहाँ से उत्पन्न होंगे। जैसे कि संसद के द्वारा पारित नियम, न्यायपालिका के निर्णय, जाति, धर्म, भाषा, का हमारी राजनीति पर प्रभाव, तो जो ये मुद्दे और विषय जो उत्पन्न होंगे वो कहाँ से उत्पन्न होंगे? संसद के द्वारा पारित नियम, न्यायपालिका के निर्णय, जाति, धर्म, भाषा आदि का हमारी राजनीति पर प्रभाव। जैसे वर्तमान समय में कि अगर हम राजनीति देखते हैं तो काफ़ी धर्म से अधिक प्रभावित है, तो उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ये सभी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़ते पहले हम एक शब्द पर चर्चा करते हैं, संविधानवाद।
संविधानवाद, संविधानवाद को लेकर के अक्सर यूपी पीसीएस के प्री, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो आईएएस हैं उनमें भी पूछा गया है। तो संविधानवाद किसे कहते हैं, इसका संविधानवाद से अभिप्राय क्या है, उस पर हम देखते हैं। अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो संविधानवाद का तात्पर्य है सीमित शासन से, सीमित शासन से। किंतु अगर इसको हमें हल करना हो एग्ज़ाम में तो कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसको लेकर कई प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यदि इसमें चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, कोई भी एक चारों अलग अलग ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे सीमित शासन को ही टिक करेंगे। मान लेते हैं ए में सीमित शासन दिया हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे। यदि यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया हो, उपरोक्त सभी दिया, तब आप क्या करेंगे। तो संविधानवाद का तात्पर्य, अन्य शब्दों संविधानवाद का तात्पर्य लोकतांत्रिक शासन से होता है, लोकतांत्रिक शासन से होता है। अधिकारों का होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। तो संविधानवाद किसे कहते हैं। संविधानवाद का मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो संविधानवाद हम सीमित शासन से कहते हैं, या संविधान के अनुसार किसी देश का संचालन हो गया, अधिकारों का होना हो गया, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। ऐसे सम्मिलित रूप से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार का उपरोक्त सभी का तो आप उपरोक्त सभी ही टिक करेंगे। परंतु अगर 4 अलग अलग ऑप्शन आए हैं तो आप सीमित शासन को प्राथमिक वरीयता देंगे। आइए आगे टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, संस्थाएं की बात करते हैं। तो संस्थाएं मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं संविधान में अपने, तो एक हो गई संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी हो गई असंवैधानिक संस्थाएं, तीसरी हो गई गैर संवैधानिक, संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार की मोटे तौर पर हमारे संविधान में संस्थाएं पाई जाती हैं। एक हो गई संवैधानिक संस्था, दूसरी हो गई आपकी असंवैधानिक संस्था, तीसरी हो गई गैर संवैधानिक संस्था। इसे हम संविधानेतर कहते हैं। अब आते हैं अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर बात करते हैं। तो संवैधानिक संस्था उन्हें कहा जाता है जिन्हें जो संविधान के द्वारा सर्जित होती हैं, जो संविधान के द्वारा सर्जित संस्थाएं होती हैं उन्हें हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। असंवैधानिक संस्था वह संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान के द्वारा सर्जित नहीं होती, जो हमारे संविधान के द्वारा सर्जित नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत होती हैं, हमारे संविधान पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो अलगाववाद को बढ़ावा दें या आतंकवाद को बढ़ावा दें, तो हम उसे कह सकते हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनको सरकार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंधित भी कर सकती है। गैर संवैधानिक या संवैधानितर संस्थाएं, गैर संवैधानिक या संवैधानितर संस्थाओं से तात्पर्य यह है कि जो हमारे संविधान के द्वारा सर्जित न हो, कानूनी, कार्यकारी या अन्य कानूनी जो होती हैं, ये भी हम इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे कि कानूनी संस्थाएं ये हो गई हमारी कार्यकारी संस्थाएं या अन्य। कानूनी संस्थाओं को हम सांविधिक संस्थाएं भी कहते हैं। आपको जो हम मॉक टेस्ट कराएंगे उसमें देखने को यह मिलेगा कि सांविधिक संस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक सांविधिक संस्था या कानूनी संस्था का रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं अपनी,
कानूनी संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं। ठीक है, तो कानूनी संस्थाओं के अंतर सांवैधिक संस्थाएं भी संस्थाएं होती हैं जो संसद के द्वारा सृजित की जाती हैं। संसद के द्वारा कानूनी संस्थाएं किसे कहेंगे? जो संसद के द्वारा सृजित की जाए। कार्यकारी संस्थाएं किसे कहेंगे? जो कार्यकारी संस्था जो कार्यपालिका के द्वारा हमें सृजित की जाती है, जैसे नीति आयोग हो गया। ठीक है, अन्य की संस्थाएं सरकार के किसी अन्य अंग के द्वारा सृजित। संसद के द्वारा जो नियम अधिनियम जो बनते हैं वो सभी कानूनी संस्थाओं के अंतर्गत। कार्यकारी जो हमारी कार्यपालिका के आदेश पर गठित होती हैं, कार्यपालिका के आदेश पर गठित। तो ये हो गए संस्थाएं। संस्थाएं कितने प्रकार की हैं हमारे संविधान में? संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो हमारे संविधान के द्वारा सृजित हो। असंवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं की जाती, अलगाववाद आदि को बढ़ावा देते हैं। गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानेतर संस्थाएं भी कहते हैं। ये 3 प्रकार से इनकी हो सकती हैं: कानूनी संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं। कानूनी संस्थाओं को हम सांविधिक संस्था भी कहते हैं। सांविधिक संस्था का तात्पर्य यह है कि संसद के द्वारा सृजित संस्थाओं को या जो नियम अधिनियम पारित किए जाते हैं। कार्यकारी संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका के आदेश के द्वारा गठित, जैसे कि नीति आयोग, अन्य सरकार के किसी अन्य अंग के द्वारा गठित संस्थाएं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हम संविधान को किस प्रकार से देखते हैं। जैसे कि हमारा संविधान है, उसमें कितने भाग, अध्याय, खंड, उपखंड, ये सब क्या हैं, इन पर हम बात करते हैं अपने। तो मान लेते हैं कि हमारा ये संविधान है, इसका ये हो गए भाग, अध्याय, अनुच्छेद, ये हो गया खंड, ये हो गया उपखंड। तो हमारे संविधान को भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड आदि में विभाजित किया गया है। अनुसूची एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो भाग क्या है? संविधान को भाग में विभाजित किया गया है। भाग की अगर बात की जाए तो मूल रूप से संविधान में हमारे 22 भाग थे, वर्तमान समय में करीब 25 भाग हैं। अब भागों की व्यापकता, मतलब जो भाग अधिक बड़े थे, विस्तृत थे, उनको हमने अध्याय में विभाजित कर दिया। जो अब अध्याय की बात की जाए तो अध्याय जिन अध्यायों की व्यापकता या विस्तृतता अधिक थी उन्हें अनुच्छेद में विभाजित कर दिया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद हमारे 395 थे, वर्तमान समय में करीब 475 है। आप यह भी देखेंगे कि कई किताबों में 470 के भी आसपास है। तो ये आंकड़ा जो है, ये करंट के आंकड़े हैं, बदलते रहते हैं। आप इन पर समय के साथ साथ ध्यान देते रहिएगा। अनुच्छेद की जब बात की जाए, जो अनुच्छेद की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए खंड में विभाजित किया गया, उपखंड में विभाजित किया गया। ठीक है, खंडों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए खंडों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) लिखा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 19(1)(a) जो लिखा है इसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसे आप कहेंगे, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 19 जो हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। ये हो गया आपका क्लास, ये आपका हो गया सब क्लास, मतलब ये खंड हो गया आपका, ये उपखंड हो गया। जो खंड विस्तृत, जिनकी खंड की अधिक व्यापकता थी उसे हम ये उपखंड विभाजित किया गया। अब खंड की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 39 की अब बात करें तो A, B, C अनेक खंडों में यह विभाजित है। तो आपके ये सभी जो हो गए क्लास हो गए। और आर्टिकल 39 A, B, C ऐसे अतिरिक्त कई आप संविधान के कई अनुच्छेद हैं जिनमें आप विभाजन को देखने को पाएंगे। तो ये हो गए हमारे खंड A, B, C। उपखंड की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) जैसे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है तो आप इसको क्लास कहेंगे, इसको सब क्लास कहेंगे। ये आपका आर्टिकल 19 हो गया।
अनुच्छेदों की बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान समय में 475 है। कई किताबों में 470 के आसपास लिखा हुआ है। यदि हम भाग की बात करते हैं तो भाग 22, मूल संविधान की अगर बात करें तो 22 भाग थे। यदि वर्तमान समय के भाग की बात करें तो 25 हैं। अब आते हैं अपने हम अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं अनुसूचियों पे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें करीब 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आइए देखते हैं, इन पर बात करते हैं। अनुसूची है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अनुसूची है क्या? अनुसूची जो होती है मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह संविधान के अंत में होती है। यह अनुसूची जो होती है हमारी संविधान के अंत में पाई जाती है। ये संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती हैं। इस अनुसूची जो होती है संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती हैं। तो संविधानों पर अपने हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं क्या संविधान के ये संविधान अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में जो अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियों में इनको विभाजित किया गया है। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुसूची 1 में क्या है? इसके संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 की हम बात करते हैं तो उसमें वेतन भत्ते शामिल है। आपको इस प्रकार पढ़ना है कि आपको टॉप नहीं करना है, बल्कि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर से। हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि यहाँ तक कि पीसीएस प्री, एसआई में तो पॉलिटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट देखने को मतलब पॉलिटी से लेकर के काफ़ी क्वेश्चन एसआई में देखने को मिलते हैं। और यूपी टेट पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट भी अभी होने वाला है चुनाव के बाद। तो एजीटीए में भी पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो। खैर आइए बढ़ते हैं। तो वेतन भत्तों की बात करें तो संवैधानिक पदाधिकारियों की, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, राष्ट्रपति महोदय हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, ऐसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि, ऐसे आदि संवैधानिक पदाधिकारी यानी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते शामिल हैं। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शपथ, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है, शपथ का प्रारूप अलग अलग होता है। तो प्रत्येक पदाधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है, तो उसका प्रारूप क्या होगा ये इसमें उल्लिखित है। अब हम आते हैं अपनी अनुसूची 4। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह पूछी भी जाती है। अनुसूची 4 के अंतर्गत क्या दिया गया है? जो हमारे राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। क्या किया गया? राज्यसभा के सीटों का आवंटन कैसे होगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। अब हम आते हैं अपनी अनुसूची 5 पे। तो अनुसूची हमारी 5 है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची जो 5 है हमारी, यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। जो हमारी आर्टिकल जो जो हमारी अनुसूची है, अनुसूची जो 5 है, अनुसूची का जो नंबर 5 है वह हमारी
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, उसके नियंत्रण से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अपनी अनुसूची छठी की। तो इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां, उनके प्रशासन से संबंधित है। असम में, ठीक है। तो हमारी जो छठी अनुसूची वह असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजाति प्रशासन से संबंधित है। तो एक बार फिर से हम इन पर नज़र डालते हैं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। जैसे अनुसूची, पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें वेतन भत्ते शामिल किए गए। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक अधिकारियों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। चौथी अगर अनुसूची की बात करते हैं तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य हैं उनमें जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजाति प्रशासन से संबंधित है। यदि जो क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से आते हैं, जैसे कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और यह इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूची जो 5 है वो किस विषय से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति की एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। इसमें जैसे कि अनुसूची 4 जो है वह किस विषय से संबंधित है, तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। तीसरे में शपथ का उल्लेख है। दूसरे की अगर बात करें वेतन भत्ता, किनके वेतन भत्तों की, तो उसमें विभिन्न वर्ग के पदाधिकारी शामिल, राष्ट्रपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि। अनुसूची 1 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र आदि शामिल है। यह हो गई 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 7वीं अनुसूची जो है विषयों के आवंटन से संबंधित है। विषय से संबंधित है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण से सातवीं अनुसूची हमारी शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं शामिल की गई हैं। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका अपना मुद्दा अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी उससे संबंधित है। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करें, इसमें पंचायती राज। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह नगर पालिका इससे संबंधित है। यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा को शामिल किया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया। मूल रूप से इसमें वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई। मूल भाषाओं की बात की जाए तो इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 22 हो गई है। तो इधर हम लिख लेते हैं 1 मिनट। 8वीं अनुसूची इसमें जो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान समय में जो भाषाएं हैं इनकी 22 भाषाओं की संख्या है। तो इसमें संविधान संशोधन के द्वारा समय समय पर इसमें भाषाओं को जोड़ा गया है। तो किस प्रकार मतलब संशोधन हुआ है, तो सबसे पहले संशोधन की अगर हम बात करें तो वर्ष 1967 में, वर्ष 1967 में इसमें सिंधी जोड़ी गई थी। वर्ष 1967 में सिंधी जोड़ी गई। नंबर 2 की बात करें तो अगले आप ये देखने को पाएंगे कि बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपके 92 संविधान
संशोधन से जोड़ी गई। अब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वर्ष 1967 में, वर्ष 1900 अगर हम 67 की बात करते हैं तो वर्ष 1967 की बात करते हैं तो सबसे पहले सिंधी इसमें जोड़ी गई थी। कोंकणी की बात करते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो ये 71 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। 71 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली की बात की जाए तो 92 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो एक बार हम फिर से देखते हैं 8वीं अनुसूची जो हमारी थी उसमें मूल भाषाओं की संख्या कितनी थी। मूल संविधान, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान समय भाषाओं की संख्या 22 है। अब इसमें संविधान संशोधनों का ये क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। जब आपको मॉक टेस्ट हम कराएंगे तो आप उसमें देखने को पाएंगे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो भाषाओं को किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो 71 संशोधन के माध्यम से। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? तो 92 संविधान संशोधन तो पहले, मतलब जो सिंधी को सबसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ये। अब आइए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। सिंधी को हम 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ोगे। ये हमारी 8वीं अनुसूची हो गई। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। नवीं अनुसूची सबसे पहले संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ी गई। वर्ष 1951 के माध्यम से नवीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई। दरअसल मुद्दा क्या था, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसमें भूमि सुधारों से संबंधित कई नियमों को लागू किया गया। तो जो भारत के महाजन, सेठ, साहूकार आदि थे अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए उनको हर्जाने या मुआवजे संबंधित कई बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही जाती। दरअसल बात यह है कि अगर हम हर किसी को हर्जाना देते, खासकर उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, तो यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसे 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1951 में जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित है। भूमि सुधारों से संबंधित है। हालांकि 24 अप्रैल 1975 के बाद से जो भी इसमें विषय शामिल किए गए वो न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगे। ठीक है। अब हम अपनी अगली अनुसूची में बढ़ते हैं, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को दलबदल, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दलबदल से संबंधित है या 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची दलबदल से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में। तो दलबदल क्या है? दलबदल अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में बिहार में, या ऐसे कई और अन्य मसले हैं जो जिसकी योग्यता का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। तो इसकी निर्धारताएं जो हैं यह अनुसूची 10 में शामिल हैं, जिसे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में देखा गया, मतलब शामिल किया गया था। अनुसूची 11 की हम बात करते हैं। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। इसमें कुल हमारे कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। और जबकि अब इसको हम एशिया पंचायती राज से संबंधित, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित इसमें कुल कितने विषय शामिल है? कुल 29 विषय शामिल है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे शामिल किया गया। अब बात करते हैं अपनी हम 12वीं अनुसूची की। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। इसे वर्ष 1992 में, इसे वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1992 में इसे 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। यह नगर पालिका से संबंधित है। यह नगर पालिका से संबंधित। इसमें अगर विषयों की कितने विषय शामिल हैं कि अगर हम उनकी बात करते हैं तो इसमें विषय 18 विषय शामिल हैं। वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1992। तो आपने देखा कि मतलब 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कौन कौन से विषय इसमें मतलब कितने विषय इसमें शामिल हैं, कितने इसमें विषय शामिल हैं, कौन सा वर्ष रहा। तो आपकी 1 से लेकर के नंबर 12 तक की अनुसूचियों का हमने वर्णन किया। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आएंगी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा आप लोगों का साथ यहीं तक था। समय के साथ साथ धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अभी आरंभिक दौर है तो कम समय रखते हैं, फिर समय के साथ साथ हम समय इसका बढ़ जाएगा। लगभग हमारी क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे का हुआ करेगा। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।